Simply, number of credits obtained by any given learner along with details regarding the courses for which credit has been given, the course level, nature, etc. उसके आधार पर उसका एक क्रेडिट बैंक जमा होता है। फिर क्रेडिट ट्रांसफर भी एक टर्म इसमें आता है। The credit transfer at one institution for one or more courses under a given program are accepted under another program either by the same institute or another institute. फिर तीसरा एक टर्म आता है इसमें, मतलब क्रेडिट ट्रांसफर यानी एक जगह किसी ने 3 क्रेडिट अर्न किए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रोबोटिक्स में उसने 3 क्रेडिट अर्न किए, तो वो 3 क्रेडिट किसमें एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके एक्चुअल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में वो 3 क्रेडिट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। तो ये क्रेडिट क्या हुआ, ट्रांसफरिंग ऑफ क्रेडिट फ्रॉम वन प्रोग्राम टू अनदर प्रोग्राम। दूसरा टर्म आता है परफॉर्मेंस ट्रांसफर। When a learner who has successfully completed a certain academic program is allowed to transfer his past performance to another academic program having some common courses, performance transfer is said to have taken place. अभी आपको, यदि आप लोगों में से कुछ YCMOU के कोर्स में पढ़ाते होंगे तो आपको पता होगा कि एक संक्रमण शब्द का वो यूज करते हैं। संक्रमण में क्या है, यदि किसी ने MPhil किया हुआ है या किसी ने कोई और कोर्स में वो पेपर पढ़ा हुआ है तो वो पेपर को उसको फिर से थ्योरी में अपीयर होने की जरूरत नहीं है। उसको ये माना जाता है कि वो केवल असाइनमेंट सबमिट कर ले तो उसका वो क्रेडिट को ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन वो जो ट्रांसफरिंग है वो बहुत थोड़ा सा वेग है, वेग इन द सेंस कि हम एक्चुअल उसने करा कि नहीं करा, क्या किया, उसको हम ज़्यादा काउंट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पूरा का पूरा फिर इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, बाकायदा वो थ्योरी एग्जाम देगा। जैसे किसी एक मॉड्यूल का कोई क्रेडिट ट्रांसफर हो रहा है तो वो मॉड्यूल की थ्योरी जो होगी वो थ्योरी देगा, इंटरनल असेसमेंट भी क्लियर करेगा, उसके मार्क्स मिलेंगे, प्रैक्टिकल्स भी करेगा, उन सब का मिला करके वो क्रेडिट को अर्न करेगा और वो अर्न क्रेडिट एड ऑन हमारे जो एक्चुअल मॉड्यूल है उसमें ट्रांसफर होंगे। सो लेट अस एक्सप्लोर दिस मोर नाउ। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है चॉइस, दैट इज कॉल्ड कैफेटेरिया अप्रोच। In a layman term, if I say that if we go for a cafe, यदि हम कोई कैफे में जाते हैं क्या होता है, क्या होता है कैफे में जाते हैं तो डोसा भी है, समोसा भी है, कॉफी भी है, चाय भी है, वैरायटी की चाय है, ऐसी कई सारी चॉइसेस होती हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारी चॉइस है और जो वहाँ अवेलेबल है वही हम लेते हैं। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में भी ऐसा ही है। अब अभी एग्जिस्टिंग हम क्या कर रहे हैं, हमारी कॉफी, हमारी शॉप में केवल ब्लैक कॉफी ही मिलती है या हमारे पास में केवल डोसा ही मिलता है, बाकी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वही हालत हमारी है कि हम केवल साइंस पढ़ाते हैं, साइंस में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी यही पढ़ाते हैं, बाकी नहीं पढ़ाते। बाकी पढ़ना है तो तुम अपनी देखो, जहाँ जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। देन देयर इज नो चॉइस। अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, विल वी प्रीफर दैट कॉफी हाउस जो केवल ब्लैक कॉफी बेचता हो? वी डोंट प्रीफर। द सेम थिंग इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई आवर स्टूडेंट्स आर प्रीफरिंग foreign universities, they are preferring other universities where the more opportunities are there, where flexibility is there. So that's why we have to move on a flexible system. We call it cafeteria approach. Cafeteria type approach in which the student can take course of their choices, learn at their own pace, undergo additional courses and acquire more than the required credits and adopt an interdisciplinary approach of learning. इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा अपनी चॉइस का कोर्स चूज कर सकता है। चॉइस हम कहाँ दे रहे हैं, चॉइस किस फॉर्म में दे रहे हैं हम इसको, हम इलेक्टिव जो दे रहे हैं ना, इलेक्टिव 2 तरीके के दे रहे हैं, जेनरिक इलेक्टिव और डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव। तो जेनरिक इलेक्टिव और डिसिप्लिन सेंट्रिक इलेक्टिव में उसके पास चॉइस है। दूसरी चॉइस उसके पास में है फाउंडेशन कोर्स में उसके पास चॉइस है, एक कंपलसरी फाउंडेशन है, दूसरा इलेक्टिव फाउंडेशन है। तीसरी चॉइस उसके पास में कंपलसरी में भी उसके पास चॉइस है। कंपलसरी में कौन सी, और कंपलसरी और इलेक्टिव। तो इलेक्टिव में उसके पास लिमिटेड चॉइस है बट चॉइस इज देयर। दैट्स व्हाई दिस इज अ कैफेटेरिया अप्रोच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो डिसिप्लिन सेंट्रिक जो इलेक्टिव है उस इलेक्टिव में वो दूसरे डिपार्टमेंट का भी कोर्स करके आ सकता है। जैसे मान लो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है और वो चाहता है कि वो MSc फिजिक्स करते करते कुछ न्यूक्लियर साइंस का या कोई स्पेस साइंस का कोई कोर्स कर ले या कोई एडिशनल कोर्स कर ले, तो व्हाट ही कैन डू,
वो 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट किसी जिस इंस्टीट्यूट में अच्छा हो रहा है वहां जाकर के कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ जेनरिक इलेक्टिव। या यदि नागपुर में ही किसी इंस्टीट्यूट में कोई पर्टिकुलर, मान लो यदि हम बीएड का मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ कि यदि जैसे बीएड में बहुत सारे उन्होंने रिकमेंड किए हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और किसी किसी को कंप्यूटर का स्पेशल कोर्स डिजाइनिंग सीखना है। अब हर इंस्टीट्यूट में जरूरी नहीं कि कंप्यूटर का डिजाइनिंग कोर्स सिखाया जाए, लेकिन जहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है वो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है, उस कोर्स को डिजाइन कर ले, अपना मॉड्यूल डिजाइन कर ले और उसके ऊपर असाइन कर ले कि भाई हम इसको 3 क्रेडिट देंगे। अब जिसको भी किसी को भी, चाहे वो बीए कर रहा हो, चाहे वो एमपीएड कर रहा हो, जो भी कर रहा हो, उसको लगता है कि मेरे को एडवांस कंप्यूटर का वो कोर्स कर लेना चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो हमारे साथ एनरोल हो जाएगा, हमारे जो 3-4 घंटे जो हम पढ़ाते हैं वो कवर कर लेगा, वो हमारे पास आ जाएगा और वो क्रेडिट अर्न कर लेगा। वो क्रेडिट उसके कहाँ मिक्स हो जाएंगे, जो उसके जेनरिक इलेक्टिव के साथ साथ कौन सा है, डिसिप्लिन सेंट्रिक जो इलेक्टिव है उसमें वो ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये ओपन चॉइसेस है। बट इसमें बहुत ज्यादा चॉइस थी, 2 क्रेडिट या 3 क्रेडिट की ये चॉइस होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी डेप्थ ऑफ आवर कोर्स है, जो हमारा कोर्स का इंपॉर्टेंस है वो भी मेंटेन रहेगा, प्लस हम उसको चॉइस भी दे पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस सिस्टम का।